एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चों इसको। C2H2 है ना, C2H2। बताओ सबको समझ आ गया था ना? बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है यहाँ पे, कार्बन की दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp और कौन बता रहा है? तारिशा। सर sp होगी। और अनुश्री सुना रहा है। अनुश्री क्या हो गया? यस सर। वैभव समझ आ गया sp था? हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो जो कार्बन का देखेंगे हम, तो 2 सिग्मा बॉन्ड से हर कार्बन के पास, कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक एटम का देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो अब बच्चों सीन क्या है कि कार्बन को 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, है ना। C2H2 मॉलिक्यूल बनाते वक्त कार्बन को कितने पाई बॉन्ड्स बनाने हैं? 2, है ना। तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड या प्योर p ऑर्बिटल्स बनाते हैं। पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? प्योर p ऑर्बिटल्स या अनहाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 प्योर p रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 प्योर p। समझ में आ गई बात सबको? 2 रहेंगे प्योर p, 2 बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन sp। और sp हाइब्रिडाइज जब बनते हैं तो लीनियर शेप आती है। कैसी शेप आती है? लीनियर। तो दोनों कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये एक कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। एक एक हाइड्रोजन आगे बढ़ जाएगा इनके ऊपर, हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा C2H2 बनाने के लिए। क्लियर है? ओके। उसके बाद बच्चों जो 2 p ऑर्बिटल बनेंगे, प्योर बचेंगे, प्योर p, ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल है। क्या है ये? प्योर p। एक तो ये होगा जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, मेरी स्क्रीन के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है सबको? तो py और pz आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, वो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रहते हैं, ठीक है। बताओ जो फील आ गई, ये समझने के लिए सिर्फ, है ना। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया है ना। आचमन, अमोक, एनी डाउट? किसी ने कोई क्लास मिस तो नहीं की? निश्चय बता दो, कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो तो। C2H2 में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबको आ गया बच्चों? हर एक कार्बन का अलग अलग sp हाइब्रिडाइज्ड आ गया। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, मॉलिक्यूल्स की शेप निकालनी आ गई बच्चों में, है ना। हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, उससे शेप निकालना आ गया। ये सब है ना, तो सारे स्कूल के क्वेश्चंस इसी पे रहेंगे मोस्टली, वो आपको देखने आराम से मजे में। ओके। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, ये मैंने शायद आपको बता दिया था कि 25% s करेक्टर। कैसे बन रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड? एक s ले रहे हैं और 3 p ले रहे हैं, है ना, उनकी मिक्सिंग हो रही है। ऐसे ही हो रहा है बच्चों। तो 1 out of 4 is s, 25% s करेक्टर। 3 out of 4 is p, यानी कि 75% p करेक्टर। समझ में आ रहा है सबको? sp2 में कोई पूछेगा तो कैसे बन रहा है sp2? एक s और 2 p लेकर 1 out of 3 is s, 33.33% s character. Understood? 2 out of 3 is p character, 66.67% as p character. Understood everyone? यस सर। sp में बच्चों 50-50,
50% S, 50% P। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या सीन है कहाँ पे। ऑल राइट, कैसा सीन है, कहाँ पे क्या सीन है। ओके। अब बच्चों जो वीबीटी हो रहा था, वीबीटी में मैंने आपको बताया था कि एस से बड़ा पी का साइज होता है। एस से बड़ा साइज किसका होता है? पी का। उल्टा लिख दिया। याद है सबको? लेंथ ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तभी तो वो वीबीटी गलत प्रूव हो रही थी ना, वहां पे एस और पी कंबाइन हो रहे थे ना, एस एस के साथ फिर पी हो रहा था एस के साथ। यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए। sp3 की लेंथ ज्यादा आएगी sp2 से, और उसकी लेंथ ज्यादा आएगी sp से। रीजन समझ में आया सबको? बताएगा कोई रीजन इसका? है आर्यन, तारिशा? ऐसे रीजन बताएगा कोई इसका? लेंथ ऑफ ऑर्बिटल sp3 की ज्यादा है, sp2 की कम, sp की और कम। भाई p बड़ा है तो जहां पे p हाँ ठीक है। कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना, जहां पे p कैरेक्टर ज्यादा होगा, sp3 में सबसे ज्यादा है। समझ में आ रही बात बच्चों? जहां पे p कैरेक्टर ज्यादा होगा वो लेंथ ज्यादा होगी यार। ठीक है। और जहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा वो लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि s का साइज छोटा होता है, p का साइज बड़ा होता है। बताओ समझ में आ गई सबको कहानी? ठीक है, तो आपको याद रहेगा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज ज्यादा, फिर sp2, और फिर sp सबसे कम। ऑल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्गेनिक में यूज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, याद है सबको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। sp hybrid orbital is more electronegative. अमोक डिस्कनेक्ट हो गया था, देख ले जल्दी से इसको, बता मेरे को कोई डाउट। अमोक p की लेंथ ज्यादा होती है s से, ठीक है, और इसी वजह से अमोक sp3 की लेंथ ज्यादा है, फिर sp2, फिर sp। ये सब छोटी छोटी सी बातें हमें जनरल नॉलेज ध्यान पता होनी चाहिए, क्योंकि sp3 में p करेक्टर ज्यादा है। sp3 में 75% p करेक्टर, और p की लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लेंथ क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। ठीक है, तो sp3, sp2, sp, ये आ गया लेंथ ऑफ ऑर्बिटल का ऑर्डर। और अमोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इसलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2, और फिर sp3 सबसे कम। यूज होगा बच्चों ये ऑर्गेनिक में। अब देखना ध्यान से, इथेन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल, इथाइन मॉलिक्यूल, है ना, इथेन, इथीन, इथाइन। ऑर्गेनिक में इनका जनरली यूज होता है, यहीं से आपको यूज समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे बच्चों ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है CH3 में, किसके बीच में बना है ये? कार्बन का sp3 और दूसरे कार्बन का sp3, उसके बीच में लेंथ, बॉन्ड लेंथ बनी। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है? sp2 और sp2 के बीच में। समझ में आती है सबको बात ये? और यहाँ पे जो बना है बच्चों बॉन्ड, वो बना है sp और sp के बीच में। ठीक, ठीक है अनुश्री, तारिशा, समझ आ रही बात? तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सबसे बड़ा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उससे छोटा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उससे भी छोटा। क्लियर है आचमन? यस सर। ठीक है निश्चय, वैभव, समझ में आ रही बात? तो बच्चों
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से आया ये? हाइब्रिडाइजेशन से। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है आर्यन। डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp2, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बच्चे। तो ये बॉन्ड लेंथ हमें समझ में आनी चाहिए, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसकी बॉन्ड लेंथ कम, इस तरह से आपको सोचना है। ऑल्सो ये वाला कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बाद में ऑर्गेनिक में यूज होगा, बट यहीं से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों में कार्बन ही कार्बन है ना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है बच्चों। पहले हम देख रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे ऊपर डिपेंड कर रही थी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड कर रही है। सेम एटम जब है तो हाइब्रिडाइजेशन देखकर डिफरेंस आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक बच्चों, याद रहेगा ये सब, समझ में आ गया सबको बात? ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके। ठीक है भाई, है ना। तो ये सबसे ये इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की होगी हमारी कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप कैसे निकालते हैं, है ना। अब एक और चीज शेप से क्या आएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी शेप से वो आएगी पोलैरिटी, ठीक है। डायपोल मूवमेंट, आपने शायद 9th-10th में भी ये वर्ड्स यूज किए होंगे कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, है ना। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। अब बच्चों हम सीख जाएंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, वो हम आज सीखेंगे। बहुत आसान है। हमने देखा है कि यार फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। ये मैंने एग्जांपल वहां पे आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताया था, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ? अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, so it will acquire negative charge या partial negative charge. Understood everyone? While H will acquire partial positive charge and hence a dipole will be formed. डायपोल क्या होता है बच्चों? जब दो ऑपोजिट पोल्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं। 12th में पढ़ोगे आप फिजिक्स में, जब दो ऑपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे होते हैं उसको डायपोल बोलते हैं। दो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो भी दो ऑपोजिट पोल्स हैं, है ना। तो मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है, चार्जेस में ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पोलर, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था। भाई भाई में जो बॉन्ड होगा, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भाई भाई, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये बॉन्ड्स कैसे होंगे बच्चों? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। कैसे होंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है।
since there is no electronegativity difference. क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, अभी तक समझ आ गया सबको? कोई डाउट? पहले भी देख चुके हैं। हाँ, तो बच्चों डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर क्वांटिटी का क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन ये है कि हम इसका वेक्टर एडिशन करेंगे। आरन क्या करेंगे हम? इसका वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अभी समझ आ जाएगा आपको। डायरेक्शन, डायरेक्शन इसके हम एज्यूम करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है उसकी तरफ समझ लेना है आपको। किसकी तरफ समझ लेना है? जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। ठीक है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है उसकी तरफ। अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों। CO2। CO2 में कैसे बॉन्ड्स होंगे? पोलर बॉन्ड्स होंगे या नॉन पोलर होंगे? बताओ। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना? यस सर। तो बच्चे बॉन्ड्स कैसे होंगे? पोलर, Hello. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स है। लेकिन ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर है। क्यों है? क्योंकि इसकी शेप लीनियर है। इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। ध्यान से समझना मेरी बात। 2 वेक्टर्स आ गए इधर लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव टू नेगेटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट साइड में अगेन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। समझ में आता है? वेक्टर एडिशन किया है सबने फिजिक्स में। सिमिलैरिटी है दोनों डायपोल्स में, सिमेट्री है दोनों डायपोल्स में। बताओ क्या होगा बच्चों? नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0। तो क्या बोलेंगे इस मॉलिक्यूल को? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं बट फिर भी ये मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है, तो कैसे पता चला? आर्यन शेप देख के, शेप देखी मैंने 180 डिग्री का एंगल आ रहा है, लीनियर शेप आ रही है 180 डिग्री एंगल। दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों डायपोल मोमेंट्स कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आई बात? इस तरह से बच्चों डिसाइड करते हैं कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा, वेक्टर एडिशन करके, बॉन्ड्स की पोलैरिटी का वेक्टर एडिशन करके। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गई बात? ठीक है, सो bonds are polar but overall molecule is non-polar. क्लियर है अमोघ? एनी डाउट बच्चे? समझ में आ गई बात? ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर as both dipoles cancel out each other. क्लियर है बच्चों? HF में एक ही बॉन्ड है, HF में एक ही बॉन्ड है, वो पोलर है। उसको काटने वाला, कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, नहीं है ना बच्चों? तो क्या बोलेंगे उसको? वो कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। HF कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ऐसे हम क्लासिफाई करते जाएंगे, कैटेगराइज करते जाएंगे, कौन पोलर कौन नॉन पोलर। सिंपल। एक डायपोल मूवमेंट आ रहा है, कोई कैंसिल करने वाला है नहीं, तो मॉलिक्यूल बन गया पोलर। बॉन्ड भी पोलर, मॉलिक्यूल भी पोलर। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। आपने पढ़ा है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर की शेप आपको याद है? बेंट, लीनियर नहीं है, बेंट है। याद है ना सबको? ठीक।
तो बच्चों दो डायपोल्स बन रहे हैं यहाँ पर भी, पोलर बॉन्ड्स हैं, दो डायपोल्स बन रहे हैं, लेकिन इस बार कैंसिल आउट नहीं हो रहे। सब लोग समझते हैं ना वेक्टर एडिशन, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे परफेक्टली, क्योंकि एंगल 180 डिग्री नहीं है। ऊपर CO2 में एंगल 180 डिग्री था। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो जब तक हमें शेप नहीं पता होगी, हम कैसे बताएंगे कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है? ठीक है, तो CO2 नॉन पोलर था, यहाँ पे ये आ गया पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट। इसका नेट डायपोल आएगा। हाँ जी बच्चों, बता दो, सबको आता है ना वेक्टर एडिशन? यार मैं मान के चल रहा हूँ सबको वेक्टर एडिशन तुमने कर लिया फिजिक्स में ना। सर मैंने नहीं करा। तारिशा तुमने नहीं किया? नहीं। और किसने नहीं किया? सर 10th में थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बाद अच्छा 11th फिजिक्स में में भी था। नहीं हुआ है ये चीज ना? कोई नहीं है लेकिन आती है। नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो बताते रहा करो यार साथ साथ, है ना? तो कोई बात नहीं, ठीक है, हिंदी में समझा दूंगी। हिंदी में समझाने का मतलब ये है, तारिशा ये तो समझा रहा ना, तीर कैंसिल आउट होंगे ना, तीर, दो तीर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा। सिमेट्री है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। समझ में आ रही बात? दो फोर्स अच्छा। हैं तारिशा, तो ये एक दूसरे को खत्म तो नहीं कर पाएंगे ना। दो फोर्सेस तेरे ऐसे लग रहे हैं, तो इनका नेट एडिशन होके एक ऊपर की तरफ नेट डायपोल आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने अभी वो फोर्स वगैरह वो ब्रेक करना सीखा नहीं है उसमें ना, फिजिक्स में फोर्स वगैरह को ब्रेक करना दो कंपोनेंट्स में, एक्स और वाई एक्सिस में, वो सब नहीं सीखा ना? बताओ चो। नो सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मुझे लगा हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा सा इसको सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है, तो तारिशा शेप इसकी ऐसी है वाटर की, एंगल कितना आता है इसमें, 104 डिग्री पता है तेरे को, 104.5 डिग्री, तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा ना, नेट डायपोल रह जाएगा ऊपर। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है वाटर का? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सिंपल वर्ड्स में बच्चों, जो सिमेट्रिकल शेप्स होंगी वो होंगी नॉन पोलर, क्योंकि वहां पे डायपोल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायपोल्स विल कैंसिल आउट। एक दो एग्जांपल में इसमें समझाऊंगा, बट फिर आप इसको ध्यान रखोगे एग्जांपल से, ठीक है। सिमेट्रिकल शेप जहां पे डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है। डायपोल जहां कैंसिल आउट नहीं होंगे वो हो जाएंगे पोलर, वो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे पोलर। तो CO2 का एग्जांपल सबको समझ आ गया, बॉन्ड्स आर पोलर बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर एज बोथ डायपोल्स कैंसिल आउट ईच अदर, ओके। HF का एग्जांपल समझ में आ गया, एक ही डायपोल मोमेंट है, ठीक है तारिशा, कोई कैंसिल आउट करने वाला है नहीं। वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का एग्जांपल सबको समझ में आ गया, बताओ बच्चों इन तीनों एग्जांपल में किसी को भी डाउट अब? सर वाटर का एक बार समझा दो एक बार। हाँ वाटर का, ओके। वाटर में तूने पोलैरिटी लगाई, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इतना समझ आ गया ना, ठीक है। तो पर 120 एंगल की नहीं मैं आती, ये नहीं तो है। ये तो हमने 120 120 120। बच्चे को हमने शेप में 120 तो है ही नहीं ना यहाँ पे। H2O का क्या था, H2O की क्या आती थी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी, दो लोन पेयर नहीं आ रहे थे क्या, भूल गए आप? हाँ ओके। कौन सा केस आ रहा था, 2+2, कौन सा केस आ रहा था, 2+2, ठीक है, तो 120 तो आएगा ही नहीं। 2+2 वाला केस था यार ये तो, है ना, इसमें दो लोन पेयर थे और दो बॉन्ड थे, आ गया यार, ठीक है। तो हमने किया भी था यार ये सारी, है ना। तो एक बार जो है ना पुराना सब रिवाइज करते रहा करो, है ना। फिर CH4 में हमने देखा था यार कि 109.5 डिग्री आ रहा था टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर, एक लोन पेयर आया था, बॉन्ड एंगल कम हो गया,
इनके तो एंगल भी लिखे थे हमने, 160 डिग्री हो गया था 107 डिग्री। याद आ गया था रेशा? Yes, sir. वाटर में 2 लोन पेयर्स थे तो एंगल और कम हो गया था, लेकिन सारे एक ही कैटेगरी के थे। ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें डायरेक्शन क्या है बॉन्ड पोलैरिटी की? टुवर्ड्स नेगेटिव। डायपोल का मोमेंट, डायपोल का मतलब इसमें आ गया था रेशा, है ना? एक बॉन्ड पोलैरिटी है प्लस माइनस, दूसरा बॉन्ड इसमें भी पोलैरिटी है प्लस माइनस, ऐसे। वेक्टर्स, वेक्टर्स होते हैं तीर की तरह। तीर अगर सीधे सीधे तीर आके टकराएंगे तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे 180 डिग्री पे। लेकिन अगर तीर ऐसे जा रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, उनका एक नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू कैंसिल आउट ईच अदर। हाँ जी बताओ बच्चों, ये कितना क्लियर है तारिशा? Yes, sir. और किसी को डाउट? अनुश्री, अमोक, आरन, बताओ। No, sir, no doubt. आ रहा है सबको? ठीक है, तो कोई बात नहीं, वेक्टर एडिशन जब आप कर लोगे ना तो इजी लगने लगेगा ये। लेकिन सीधे सा फंडा है कि तीर कैंसिल आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन पोलर मॉलिक्यूल होगा, कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो यार है ना थोड़ा सा वेक्टर एडिशन के बिना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिजिक्स में कहाँ तक पहुंच गया वैसे क्लासेस में? वेक्टर एडिशन तो स्टार्टिंग में आता है आरन। हाँ, अभी तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ है, अभी स्टार्ट होगा मोशन इन प्लेन वेक्टर्स वो सब। तो स्ट्रेट लाइन हुआ है, अच्छा इसके बाद हुआ है उसके वेक्टर बाद हाँ, एडिशन। आज स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना, उसके बाद कर लेंगे हम, है ना, ये वाला टॉपिक, क्योंकि उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। ठीक है, तो शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर हम दूसरी चीजें देख लेते हैं एक दो। पोलैरिटी के अलावा, बॉन्ड पोलैरिटी के अलावा टॉपिक पकड़े हैं, हाँ बैक बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। और प्लेनर वाला तो करा दिया था ना, प्लेनर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? ठीक है, एक दो चीजें ये बता दो मेरे को। प्लेनर हमने किया था शायद, है ना? XCF4 बताओ, प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? प्लेनर। हाँ ये हो गया था ना आरन? हाँ हाँ। ओके ठीक है, ये प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हो गई थी। SF4 कैसा होगा? नॉन प्लेनर। F4 है ना, नॉन प्लेनर आएगा, क्योंकि इसकी शेप कैसी आती थी? सी सॉ शेप। ठीक है, तो शेप लिख के आप लोग ये सब बता सकते हो कि कौन सा प्लेनर नॉन प्लेनर। ओके,
72 क्वेश्चन करो एक बार। 72 सर कौन सा करना है? 72 शेप्स बनाओ सबकी। XCO3 ClF3 XCF2 I3 माइनस। इनकरेक्ट मैच बताना है। ये XCF2 गलत होगा क्या? और कोई? हाँ सर यही वाला। सर इसका लीनियर शेप होगा। शाबाश। ठीक है तारिशा, समझ आ रहा है? Yes, sir. 2 की शेप कैसी होगी तारिशा? लीनियर बना पा रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी यार? XCF2 की शेप कैसी आएगी? जो लीनियर आएगी है ना। ClF3 की टी शेप ही आती है, बेंट टी। XeO3 पिरामिडल। ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। ठीक है बच्चों, ये सब आप प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो बनते हैं इस पे, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NH3 जैसी पिरामिडल शेप। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कर लिया था ना हमने। मेरे को बताओ। अच्छा एक सेकंड। 70 क्वेश्चन नंबर 70 करो। 70 हाँ जी बच्चों, कौन बता रहा है? BRF3 शेप क्या है BRF3 की? सर बेंट टी शेप आएगी ना? Spectrogram. शेप कौन सी है तारीशा, पहले बता मेरे को। Benti. हाँ बेंटी, ठीक है। लेकिन बेंटी में तारीशा कुछ भी जीरो
हाँ मैं वही वो सोचता अननोन हूँ होती है बिकॉज वो नोन है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो वो दबा देता है ना लोन पे, तो बेंट बेंट बोल भी रहे हैं, बेंट टी तो है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो जीरो आता है, ठीक है। लेकिन जीरो कैसे होगा, कुछ तो होगा ही ना बीच में। एंगल कुछ होगा, 90 डिग्री का तो कोई एंगल नहीं होगा अच्छा ना, 90 डिग्री, हाँ छोड़ो। ठीक है यार। 90 डिग्री के एंगल जीरो आते हैं, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम में ये आईटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, BRF5 को लेकर, BRF5 उसमें भी वो स्क्वायर पिरामिडल बनता है, वो भी एक लोन पेयर सबको दबा देता है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखो ना, सारी चीज आपको बताई कि एक लोन पेयर आते ही सिमेट्री नहीं होती तो वो हमारे है ना बॉन्ड एंगल्स की सबकी ऐसी तैसी कर देगा। अंडरस्टूड बच्चों? एक बार 62 ट्राई करोगे, 62 थोड़ा सा ध्यान से बनाना इसको, और रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताओ मेरे को, ध्यान से बनाओ मॉलिक्यूल को और बताओ। सर थर्ड वाला होगा। किसने बताया ये? अमोक। अमोल ने। सही लग रहा है अमोल, वेरी गुड। पाई बॉन्ड तो 5 ही बनेंगे फॉर श्योर, है ना बच्चों? तो 19 के सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे? 19 नहीं आ रहे, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सब बच्चों ऑर्गेनिक में भी हम करेंगे, तो ध्यान से इसको काउंट करना होता है। मैंने आपको बताया है कि हर कार्बन के आपको ना 4 बॉन्ड दिखने हैं यार, ठीक है। ये कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस कार्बन के दिख रहे हैं, इन पे तो कोई एच नहीं लगेगा, बाकियों पे एच भी लगेगा, है ना। एच को नहीं भूलना है, वो सिंगल बॉन्ड हम काउंट करना भूल जाते हैं, ठीक है तारिशा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आ गए बाहर वाले सिग्मा, है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए 19, ठीक है तारिशा, समझ आ गया? यस सर। तो सारे हमने काउंट कर लिए, 19 सिग्मा आया और 5 पाई ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें ऑर्गेनिक में ऐसे ही बनाने होंगे, ध्यान से ओपन करके इसको, और प्रैक्टिस होगी इसकी ऑर्गेनिक में। ऑल राइट बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे छोटे तो रहते हैं यहाँ पे। दूसरा मैंने आपको जो बताया अभी कि बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने की, कौन से बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने, बताओ मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, CO बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम? CO बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा, किसकी कम? CO2 की कम होगी। CO2 की क्या? CO2 की कम होगी। CO2 की कम होगी। क्यों? क्यों रीजन? CO2 की ज्यादा होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है, और CO में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर बनाया हुआ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, डबल बॉन्ड वाले की ज्यादा, किया था अभी बच्चों, एक है ना। समझ में आ रही मेरी बात सबको? तो बॉन्ड लेंथ यस सर। ध्यान रखना है ना, ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कम, डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ ज्यादा, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ऐसे सोचना है।
तो बच्चों बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन टू, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, उसको बोलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ रही सबको नई बात? अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बन मोनोऑक्साइड? CO बॉन्ड ऑर्डर इज 3, CO2 बॉन्ड ऑर्डर इज 2। आप इसमें 4 नहीं बोलोगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड। मेरी बात समझ आ रही सबको? तो CO2 में बॉन्ड ऑर्डर हम बोलेंगे 2। समझ में आ रहा है भाई? 2 एटम्स के बीच में, सिर्फ 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बताओ अच्छा, समझ में आ गया सबको? याद रहेगा? ठीक है, तो N2H4 N2H2 N2H2 स्ट्रक्चर बनाओ। सोचो कैसे बनेगा N2H4, सोचो कैसे बनेगा, और उसमें N बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। कंपेयर N बॉन्ड लेंथ करो जो। N2H4 की सबसे कम होगी और N ट्रिपल बॉन्ड N की सबसे ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है ना, उल्टा बोल रही है ना? ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर N ट्रिपल बॉन्ड N में तो 3 है ना बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, तो उसकी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उल्टा रिलेशन। ठीक है तारिशा? हाँ सही में उल्टा बोल रही थी मैंने। हाँ आई गॉट इट, समझ गया मैं। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा खुद से सोचना आना चाहिए। N2H4 2 H हैं, मतलब 4 H हैं, दोनों को दे दिए। कितने बॉन्ड होते हैं? 3। नाइट्रोजन के बॉन्ड्स कितने होते हैं? 3। ऐसे ऐसे अब आप सोच सकते हो धीरे धीरे स्ट्रक्चर। N2H2 अगर है, एक एक H मिला दोनों को, तो दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अब आपको ये सोचना स्टार्ट करना है कि कैसा स्ट्रक्चर लगेगा। और N ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है बच्चों? तो धीरे धीरे ये चीजें आपको धीरे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स बॉन्ड वगैरह बनाना आ गया है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछेगा तो 3 2 1 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ रहा है सबको? ऑलराइट, यस सर। छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डिटेल में ऑर्गेनिक में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक में, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है समझते हैं इसको। तो जो ये बेंजीन रिंग है हमारी, है ना, बेंजीन रिंग जो है, क्या सीन है इसमें? 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है ना? बेंजीन रिंग में 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ऐसा? ठीक है, मानते हो सब बात? तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए कार्बन सिंगल बॉन्ड की
लेंथ अलग होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है ना नई नई थ्योरीज कैसे आती हैं केमिस्ट्री में, कुछ चीज फिर गड़बड़, फिर से बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सारी सेम आ रही है, जब एक्चुअली में देखा तो बॉन्ड लेंथ सारी सेम आ रही थी, तो फिर नई थ्योरी दी गई रेजोनेंस की। आसान सी थ्योरी समझ में आ जाएगी, बट पहले आपको ये चीज समझ में आई कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ अलग होनी चाहिए, ठीक। It was explained by phenomena of resonance. तो जो फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस क्या बोलता है, ध्यान से सुनो इसको, बहुत आसान सी चीज बोलता है इसके। आप अब ये जो स्ट्रक्चर है ना यार बेंजीन का, है ना, इसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं। क्यों मैं डबल बॉन्ड यहीं क्यों लगाऊं, इन पोजीशंस पे क्यों ना लगा दूं डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। समझ में आ रही सबको बात, इन पोजीशंस पे क्यों ना लगा दूं, कोई पाप कर दिया क्या, कोई गलती होगी क्या इसमें, ये भी तो सही है ना, बताओ मेरे को, है ना। जब 3 डबल बॉन्ड लगाने हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो कहीं पे भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ठीक है। तो जब एक चीज को हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से बना सकते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं कि ये रेजोनेंस हो रही है, इसमें क्या हो रही है, इसमें रेजोनेंस है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब बेंजीन इन स्ट्रक्चर्स में झूलता रहेगा, आधे टाइम इस फॉर्म में, आधे टाइम इस फॉर्म में, आधे टाइम इस फॉर्म में, आधे टाइम इस फॉर्म में। और एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर जो होगा, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा उसमें बच्चों डबल बॉन्ड स्टेशनरी होंगे, मतलब स्टेशनरी नहीं होंगे, मूव कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, मूव। तो थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, मैं फिर से बताता हूँ। पहले ये चीज बताओ मेरे को, ये समझ आ गया कि इसके दो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बेंजीन रिंग के, बन सकते हैं आरन। यस सर। डबल बॉन्ड यहाँ लगाया तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है तारिशा, अमोक, समझ आ रही बात। Yes, sir. तो बच्चों ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आधे टाइम के लिए इस शक्ल में, आधे टाइम के लिए इस शक्ल में रहता है बेंजीन, आधे टाइम के लिए इस शक्ल में, आधे टाइम के लिए इस शक्ल में। मतलब होता क्या है, उससे क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है आधे टाइम के लिए इधर, आधे टाइम के लिए इधर, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये पूरा डबल बॉन्ड ना होके आधा इसके पास, आधा इसके पास, तो 1.5 सबका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाता है, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, 5 आ जाता है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। आपने सुना भी होगा कि बेंजीन रिंग, बेंजीन में हम ऐसे रिंग लगाते हैं, इस रिंग का मतलब ये होता है बच्चों की डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं, डबल बॉन्ड एक जगह रुके हुए नहीं है, आधे टाइम के लिए इस शक्ल में, आधे टाइम के लिए इस शक्ल में। बताओ समझ में आ रही बात। तो ये एक फिनोमिना है, थ्योरी है रेजोनेंस की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लगेगी। अभी सिर्फ ये समझो कि जब भी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉसिबल हैं, तो हम मान लेते हैं, एवरेज आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एवरेज आउट, कि आधे टाइम के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, आधे टाइम के लिए डबल बॉन्ड है, आधे टाइम के लिए इस जगह पे सिंगल बॉन्ड है और आधे टाइम के लिए इस जगह पे डबल बॉन्ड है। एवरेज कितना आ गया, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बच्चों, इस केस में एवरेज आ गया 2 और 1 का एवरेज 1.5। समझ में आया, ठीक है। ऐसा हर एक पोजीशन पे होगा, हर एक बॉन्ड का यहाँ पे जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, ना 1 है ना 2 है, उसके बीच का है कुछ, ठीक। तो ये फिनोमिना है रेजोनेंस। बॉन्ड ऑर्डर सबके सेम आ गए, 1.5 आ गए, तो बॉन्ड लेंथ भी बच्चों सबकी सेम आ गई, ठीक, ठीक है। और एग्जांपल्स देखेंगे तो जाके क्लियर होगा, पहले एक बार लिख लेते हैं। when a structure can be represented by
ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. The phenomena is called resonance. Bond order becomes fractional. Bond order becomes fractional in case of resonance. ठीक है बच्चों, जनरली फ्रैक्शनल हो जाता है क्योंकि एवरेज आउट होके आता है. कैसे आउट आता है? एवरेज आउट होके. ठीक है, अब आप एक तरह से ये समझो कि यहाँ पे ये जो बेंजीन है, इसमें टोटल बच्चों 9 बॉन्ड्स हैं. कितने बॉन्ड्स हैं? 9. 6 तो सिंगल है. कितनी डंडियां लगी हुई हैं यहाँ पे? 9 लगी हुई. सबको 1 2 3 4 5 6 6 और 7 8 9 9 बॉन्ड्स हैं. 9 बॉन्ड्स को 6 कार्बन के बीच में इक्वली डिवाइड करना है. 9 बॉन्ड्स को 6 कार्बन के बीच में इक्वली डिवाइड करना है. ठीक है, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा 2 कार्बन के बीच में वो आएगा 1.5. तो हम 2 तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं. एक तो 2 और 1 का एवरेज सोच के. ठीक है, गर्व समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों. ठीक है, अमोघ समझ आ रही बात? पांचमन, वैभव, क्लियर है पॉइंट? और एग्जाम्पल और क्लियर होगा, है ना? तो 9/6 एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5. तो बच्चों ये जो बॉन्ड लेंथ है ना बेंजीन रिंग में, वो कुछ बीच की पाई गई है. ना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जितनी लंबी, ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जितनी छोटी, है ना? बॉन्ड लेंथ भी बच्चों कुछ बीच की आती है. सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की लेंथ आती है. समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर का पूरा खेल है. सारी की जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, और बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो भी कुछ इंटरमीडिएट आती है सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में. और एग्जांपल्स देखना अब आपको. कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3-2. ठीक है, अब इसके सोच के बताओ मुझे आराम से, बिल्कुल एकदम नॉर्मली कि भाई अच्छा है, और क्या क्या कर सकते हैं हम, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं. सोच के बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे. बनाओ. हाँ, जो बन रहे हैं कितने? सिंपल सा फंडा है ना. इस ऑप्शन को डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, तो सब बाकी ऑप्शन के साथ नाइंसाफी क्यों? सबको एक एक बार डबल बॉन्ड ऑप्शन रखने का, डबल बॉन्ड रखने का मौका मिलेगा, है ना? मिलेगा ना सबको? समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, सबको एक एक बार मौका मिलेगा भाई डबल बॉन्ड रखने का. कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. बताओ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर. ठीक है बच्चों, भाई कोई नाइंसाफी थोड़ी ना होगी किसी एक ऑक्सीजन के साथ. एक ही ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड क्यों मिले? बाकियों को भी मिल सकता है यार, है ना? ठीक है, तो अब बताओ मुझे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? एवरेज एवरेज
जो 4 बॉन्ड है, 4/3। हाँ वेरी गुड आ रहे हैं, ठीक है। 4 बॉन्ड है बच्चों, कितने बॉन्ड है? 4। 4 बॉन्ड को 3 जगह सजाना है। अनुश्री समझ में आया ये? यस सर। तारिशा, इसमें 4 बॉन्ड दिख रहे हैं तेरे को? 2 1 3 और 1 4 है ना? 4 बॉन्ड को यस सर। करना है ना, सारे ऑप्शन बराबर है, इक्वली डिवाइड करना है 3 में, ठीक है बच्चे। तो एक जगह पे 4/3 रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, समझ में आ रहा है? कोई आपसे पूछे कि एक ऑक्सीजन पे ऑन एवरेज कितना चार्ज आ रहा है, एक ऑक्सीजन पे ऑन एवरेज, इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, कितना चार्ज दिख रहा है आपको, बताओ एवरेज। किसी भी ऑक्सीजन पे एवरेज चार्ज पर ऑक्सीजन एटम -2 नहीं, एवरेज करना है ना आरएन। -2 तो टोटल 3 पे हाँ है ना, तो एक पे कितना हो गया? -2/3, ठीक है बच्चों। -2 चार्ज 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बताओ यार समझ में आ रहा है? यस सर। सबको समझ आ रही बात? कोई डाउट यहाँ तक? अमोक, समझ में आ रही बात? यस तो जो ये होता है रेजोनेंस, जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर सोचो ऐसे, जैसे ऊपर कार्बोनेट आयन का बना हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर सोचो फॉस्फेट आयन का, PO4 - 3 का। बना बच्चों स्ट्रक्चर। 4 ऑक्सीजन है ना, उसमें से 3 पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है छोटे। जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, है ना। जिस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है उस पे डबल बॉन्ड मिलेगा। बताओ मुझे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा और एवरेज चार्ज पर ऑक्सीजन एटम? 5/4 and -2/4. 3/4 है ना, -3/4 है, 3 है ना, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों सबको? 4 स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे इसके? डबल बॉन्ड को डिवाइड कर दे, हर जगह भेज, अच्छा है ना, डबल बॉन्ड को हर जगह भेज, किसी एक के साथ नाइंसाफी थोड़ी ना होगी, ठीक है आरन? हाँ हाँ इतनी सी बात है यार, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ये ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? और वैसे भी यार ये देख 5 बॉन्ड है, सारे ऑक्सीजन एक जैसे हैं,
4 जगह डिवाइड होंगे, कैसे भी कर लो। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन ही बेस था, तो सबको बॉन्ड लेंथ समझ में आई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या करेंगे, 71 क्वेश्चन ट्राई करो, 71। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे, मतलब क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लिया, इसमें कोई बात नहीं। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ठीक है। उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, थर्ड वाला। हाँ ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, स्ट्रेंथ तगड़ा बॉन्ड कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 लकड़ियां तोड़ना मुश्किल होगा 2 लकड़ियां तोड़ने से, ठीक है आरन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें दोनों बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ आप आराम से सोच सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे नहीं कर रही। अभी हमने देखा ही था, CO में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 3, कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO2 में बॉन्ड ऑर्डर है 2, और कार्बोनेट आयन में आज हमने देखा रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। कार्बोनेट आयन में किससे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बच्चों, रेजोनेंस से। ऑलराइट, 4/3 कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, 4/3। सो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है तो डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटे छोटे से बहुत, इस चैप्टर से, शेप, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब, बॉन्ड एंगल, बस है ना, मजेदार, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से बस देखना है, हिसाब किताब लगाना है, खत्म। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको फिर। ओके, इस चैप्टर में फिर मतलब अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी अगर हम ना देखें तो फिर बहुत थोड़ी सी चीजें बचती हैं, उसके बाद पोलैरिटी एक बार आपका हो जाए, फिर वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन का थोड़ा हेल्प रहता है उसमें। वेक्टर एडिशन जनरली फिजिक्स में पढ़ने के बाद फिर ये आता है, तो फिर उसमें इजी लगता है, ठीक है। चलो, ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।